हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके केमिस्ट्री। दोस्तों, लास्ट लेसन में हमने देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा था आपका रेट कांस्टेंट के की यूनिट का जर्नल एक रिलेशन कह सकते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं, वो देखा। यानी कि उसमें हम कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो उसकी क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की काइनेटिक्स देखते हैं हम कि कैसे रेट कांस्टेंट के और टी हाफ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके लिए कोई रिएक्शन गिवन है जर्नल ए से पी, ठीक है। टाइम टी इक्वल टू 0 पर, यानी कि प्रारंभ में आपकी सांद्रता कितनी है, यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको क्या, ए मान लिया हमने इसको। और आपका जो शुरुआत में प्रोडक्ट होगा उसको क्या माना हमने, 0। ये कुछ भी नहीं बना क्योंकि टाइम टी बराबर 0 पर आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है अभी। यहाँ पर केवल क्या है, आपका रिएक्टेंट है। एट टाइम टी, यानी कि कुछ टाइम टी पर इसकी जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो कितनी रह जाएगी आपकी a माइनस एक्स। और इसको क्या मान लिया हमने, x, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ समय पश्चात घट के a माइनस एक्स हो गया और आपका प्रोडक्ट कितना बन गया, x बन गया। अब देखिएगा हम इसकी रेट को कैसे लिख सकते हैं। देखो, शुरुआत में हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में और रेट में क्या रिलेशन हो सकता है वो देखा था। तो यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस डी ए बाई डी टी, और क्या लिख सकते हैं हम, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं ना, ये बिल्कुल ठीक है। इस पर जो a है आपका, वो इसकी वैल्यू कितनी होगी, a माइनस एक्स। चलिए अब अपन रेट लॉ लिखेंगे। रेट लॉ क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, रेट लॉ होगा आपका k नॉट और a की पावर आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर 0। कंसंट्रेशन a की पावर क्या होगी, 0। क्योंकि दोस्तों हमने देखा था लास्ट लेसन में कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर होती है वो आपकी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और हम पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ऑलरेडी हमें पता है कि जो रेट इस रिएक्शन की क्या है, ऑर्डर कितनी है, 0 है। ठीक है, तो हमने वहां पर क्या लिखा, 0 लिखा। ये क्या हो जाएगा, इसका रेट लॉ हो जाएगा। रेट लॉ ये हो गया। अब देखिए इधर इसकी जो रेट है वो हम कैसे लिख सकते हैं आपकी, ये क्या बचेगा, ओनली के नॉट। क्योंकि देखो ये आपकी सांद्रता की पावर 0 है, यानी किसी भी टर्म की या किसी भी डिजिट की पावर क्या होती है, 0 होती है। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। और 1 को कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे के नॉट से, तो कितना होगा आपका, के नॉट ही होगा। यानी कि हाँ, यहाँ पर आपकी जो रेट है वो किसके बराबर है, आपकी के नॉट के बराबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि रेट आपकी इन दोनों के बराबर है, माइनस डी ए बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। तो हम क्या लिख सकते हैं आपका यहाँ पर डी एक्स वाई डी टी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये रेट किसके बराबर है, के नॉट के। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया के नॉट। के नॉट क्या है आपका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, रेट कांस्टेंट है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, ये अगर हम बात करें आपका तो कौन सी फॉर्म हो गई, ये आपकी अवकलन समीकरण हो गई किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। इसको हम इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है आपका डी एक्स इक्वल टू के नॉट डी टी लिख सकते हैं। इसको क्या किया करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा आपका के नॉट, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन होगा आपका t। और यहाँ पर क्या आएगा आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक बोलेंगे इसको c। क्योंकि ये कैसा है आपका, अनिश्चित समाकलन है। जब हम अनिश्चित समाकलन करते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है इससे, जिसको हम c लिखते हैं जनरली। अगर आपका कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन है, निश्चित समाकलन है, तो फिर तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आती है, उस टाइम पे कोई कांस्टेंट नहीं आता है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस कांस्टेंट c की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक कंडीशन लगाएंगे जिससे ये वैल्यू फाइंड करेंगे हम। आपको पता है कि t बराबर 0 पर आपकी जो वैल्यू है x की, वो कितनी है, 0। x क्या है हमारा, x है आपके उत्पाद की सांद्रता। ठीक है ना। तो ये कंडीशन जब हम इसमें पुट करेंगे तो आपका x क्या है, 0 है।
के नॉट इंटू टी है आपका, तो टी की वैल्यू कितनी है 0, जब टी बराबर 0 है तो एक्स क्या है आपका 0, प्लस आपका क्या है यहाँ पर सी, तो यहाँ से आपकी जो सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आई है 0, सही है। चलिएगा ये सी की वैल्यू आ गई। अब इस सी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, देखो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। 3 की वैल्यू हम 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका x इक्वल टू के नॉट टी, 0 रखेंगे यहाँ सी की जगह, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी क्या, इसको इंटीग्रेट करने के बाद में इसको बोलेंगे हम क्या, समाकलित रूप, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। x क्या है यहाँ पर, x है आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट टाइम t पर, है ना, किसी टाइम t पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, और k नॉट क्या है आपका इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वेग नियतांक, रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए आगे एक नई इंपॉर्टेंट टर्म हम देखने वाले हैं, उसका नाम है आपका हाफ लाइफ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी देखेंगे, लेकिन डेफिनेशन अभी समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो अभी तक हमने क्या देखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसके लिए आपका जो इंटीग्रेटेड फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, एक्स इक्वल टू के नॉट टी, ठीक है ना, ये आई थी हमारी अभी इक्वेशन। अब देखिए हम एक इंपॉर्टेंट टर्म देखने वाले हैं, हाफ लाइफ। क्या देखेंगे हम, हाफ लाइफ, अर्ध आयुकाल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे टी हाफ से। देखिएगा स्मॉल टी से तो हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और केमिस्ट्री के अंदर कैपिटल टी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, स्मॉल टी। हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है, हाफ लाइफ वो टाइम होता है आपका जिस टाइम पर आपका जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। जैसे शुरू में हमारी क्या थी, ए नॉट थी, ए मान लेते हैं या ए नॉट मान लेते हैं, जो भी है, अपन ने ए माना था इसलिए ए मान लेते हैं। शुरू में आपका कितना था, टी बराबर 0 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी, ए थी। अब कुछ टाइम बाद आपकी अगर कंसंट्रेशन A/2 हो जाती है तो इस टाइम को ही हम क्या बोलते हैं आपका टी हाफ, यानी कि वो टाइम जिस पर आपका रिएक्टेंट क्या रह जाए, आधा रह जाए। अब आधा अगर रिएक्टेंट रह जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, आपका आधा रिएक्टेंट किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो x है उसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, A/2, है ना। एट टाइम t पर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x की, A/2, तो इस टाइम को ही हम क्या बोलेंगे, टी हाफ, है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कैसे बोलेंगे, वो समय जिस पर आपके क्रियाकारक की सांद्रता, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी रह जाए, हाफ रह जाए, आधी रह जाए, ठीक है ना। अब देखिए जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम हाफ लाइफ की वैल्यू की कैलकुलेशन करें तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि टी हाफ पर क्या होगा, आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी A/2, सही है ना, अभी अपने देखा था। चलिए अब इस वैल्यू, ये जो रिजल्ट आया आपका जीरो ऑर्डर के लिए, उसके अंदर इसको पुट करके देखते हैं, आपका जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई, A/2। के नॉट क्या है आपका, रेट कांस्टेंट है, और अब t आपका क्या हो गया, टी हाफ। हमें क्या है, कैलकुलेट करना है, टी हाफ कैलकुलेट करना है। तो टी हाफ कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका A/2 के नॉट, ठीक है। ये वैल्यू हो गई आपके टी हाफ की, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आपको ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखने हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, कि उसका जो रेट का, यानी कि हम कह सकते हैं आपका टाइम और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन क्या होता है, या फिर आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो समाकलित समीकरण है वो ये है, और टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, ये होती है ए नॉट। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो आपकी क्रियाकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है उसकी क्या है, समानुपाती है, ठीक है ना। जितनी ज्यादा क्रियाकारक की सांद्रता होगी उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, टी हाफ। आप देख सकते हो यहाँ पर जो टी हाफ है आपका वो किसके बराबर है, A/2 के नॉट के। तो ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी टी हाफ की वैल्यू क्या होगी आपकी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये हम इस रिजल्ट से कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस लेसन के अंदर अब तक हमने क्या देखा है, इसके अंदर हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के समाकलित समीकरण को देखा,
और हमने हाफ लाइफ की जो डेफिनेशन है उसको समझा है, और आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की कैलकुलेशन की है। सही है। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे और नेक्स्ट हम मूव करेंगे किसकी तरफ, आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट ईयर भी आपसे पूछा गया है ना, 2019 में भी आपसे पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, और आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और हम डिस्कस करेंगे टी हाफ का एक जनरल फॉर्मूला कि आपके लिए कोई सा ही ऑर्डर दे दिया जाए। ठीक है। आपके सिलेबस में क्लास 12 की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर ही है, लेकिन हम एक जनरल फॉर्मूला देखेंगे टी हाफ का कि आपको चाहे कोई सा भी ऑर्डर ऑफ दे दे, उसका आप टी हाफ कैसे कैलकुलेट करोगे। तो थैंक यू दोस्तों, इसको आप एक बार लिख के फिर से खुद से करके देखिएगा। इसका डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है शून्य कोटि के लिए टी हाफ की गणना कीजिए। ठीक है। या आपको ऐसे ये फॉर्मूला दे दिया जाएगा तो बोलेगा कि जो शून्य कोटि का किया है आपकी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, उसके लिए टी हाफ ये रिजल्ट देके इसकी क्या कीजिए, डेरिवेशन कीजिए। तो आपको वहां से शुरुआत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप इसको लिख के और इतना से कर दोगे, है ना। अगर आप वहां शुरू से करोगे तो अच्छा रहेगा, आपको पूरा ही आना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू।